second lecture from CBSE class 11 chemistry, and this lecture is brought to you by reaction tube from the series of atomic structure. तो चलिए start करते हैं as usual with the quick review from the previous lecture, क्योंकि शायद से आप भूल चुके हो जो हमने last lecture में पढ़ा था। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि क्विक रिव्यू के बाद मैं कराऊंगी आपको एटॉमिक मॉडल्स। मैडम लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो करने बोलो, ये तो आप बोलना ही भूल गए। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और आई बटन को क्लिक करके प्लेलिस्ट एक बार जरूर इस चैप्टर का चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, जो कि क्विक रिव्यू का टॉपिक है। तो लास्ट डे हमने देखा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए थे, किसने डिस्कवर किए थे। तो इसमें से जो चीज आपको याद रखनी है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एसोसिएटेड चार्ज, रिलेटिव चार्ज, मास एंड इसके सिंबल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आपको मास है 9.1 × 10⁻31 kg, सिंबल है e⁻। प्रोटॉन इसका चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है, बस ये प्लस में हो जाएगा और इसका मास है 1.67 × 10⁻27 kg, सिंबल है p+। और न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज होता है 0, रिलेटिव चार्ज भी 0, बट इसका मास होता है और इसका सिंबल होता है n। और अगर मास का आप अगर रिलेटिव मास निकालेंगे इनका, तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा 0, प्रोटॉन का आ जाएगा 1, न्यूट्रॉन का आ जाएगा 1। इसीलिए एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। इनका एटॉमिक मास को बढ़ाने में कोई भी किरदार नहीं होता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, तो आपके लिए एक थम्स अप मेरे तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है एटॉमिक मॉडल। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो भी थे वो डिस्कवर हो चुके हैं। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे खुद को अरेंज करते हैं और एक एंटायर एटम का कंस्ट्रक्शन होता है, ये पता चलता है एटॉमिक मॉडल से। अब इसमें भी कई सारे लूप होल्स थे, फिर वो कैसे हटाए गए इसको अब हम समझते हैं। तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो आया था वो था सर जे थॉमसन जी का एटॉमिक मॉडल। उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा था कि एटम कैसा होता है, एक तरबूज के जैसा, या फिर मैं कह लो इंग्लिश में वाटरमेलन की जैसा। यहाँ पे जो आपको सीड्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये रैंडमली फैले हुए हैं पूरे आपके वाटरमेलन के अंदर। इन्हीं सीड्स की तरफ जे थॉमसन जी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक एटम के अंदर इधर उधर रैंडमली होते हैं, और जो रेड पोर्शन होता है वो बाकी जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है आपके एटम के अंदर। तो ये था उनका एटम के बारे में कहना। अब इसके थोड़े जो पोस्टुलेट्स जो उन्होंने दिए थे उसको भी एक एक पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा था, an atom consists of positively charged sphere and electron is embedded in it। जैसे कि तरबूज में दाने इधर उधर embedded होते हैं। उन्होंने एक और मॉडल भी कहा था प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर आप एक केक समझ लीजिए जिसमें किशमिश बादाम इधर उधर कहीं भी हो सकता है। यू कैन नॉट से कि मैं हर बाइट में मुझे किशमिश मिल सकता है या बादाम मिल सकता है। इट इज एम्बेडेड वेरी रैंडमली। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा था, the negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom is electrically neutral। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी। आगे आप देखोगे कि जे थॉमसन मॉडल फेल हो गया था, लेकिन इनकी जो ये बात थी, इस बात को आज तक हम मानते आ रहे हैं। जितने भी लेटेस्ट डिस्कवरीज हो जाए, ये बात सच है कि एटम न्यूट्रल होता है, उस पे जितने भी चार्जेस हो अल्टीमेटली वो एक दूसरे को बैलेंस कर ही लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोस्टुलेट समझने के बाद देख लेते हैं इनके ड्रॉबैक क्या थे, यानी कि किस वजह से इस मॉडल को आगे कंसिडर नहीं किया गया। इन जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कोई भी एक
बाउंड्री या फिर सेपरेशन क्रिएट नहीं किया गया कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहाँ पे प्रोटॉन मिलेगा, या फिर कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसी कोई क्लियर बात उन्होंने बोली ही नहीं, सिर्फ कह दिया तरबूज में जैसे दाने इधर उधर बिखरे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दिस इज नॉट द वे एन एटम कैन एग्जिस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो टोटल चार्ज न्यूट्रल होगा उससे क्या उसकी स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर इधर उधर बिखरे होंगे चार्जेस तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, कहाँ से न्यूट्रलिटी आएगी? इट इज नॉट पॉसिबल, और ऐसे एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। इट इज प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये उनकी सोची हुई एक बात थी जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया या फिर डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था। और लास्ट बात जो था, इट फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब आगे आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। क्लास 10 में आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा था, ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे प्रिज्म की जगह एटम को रख देंगे, एक लाइट को पास करेंगे, फिर जो एटम से लाइट निकलेगा उसका जो प्रिज्म से पास होने पे जो कलर्स दिखेंगे वो कहलाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो ये थी उसकी फेलियर। मैडम एक बात पूछो? हाँ बोलो। वाटरमेलन और केक, क्या ये दोनों जे थॉमसन के फेवरेट फ्रूट थे जो उन्हें एटॉमिक मॉडल में भी वही दिखा? मे भी शायद उनका फेवरेट रहा होगा तरबूज या फिर प्लम पुडिंग केक। इसी वजह से उन्होंने एक थॉट पुट फॉरवर्ड कर दिया कि शायद वाटरमेलन के जैसा होगा। हो सकता है ये उनका फेवरेट फ्रूट हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने उसी को कंसिडर किया और उसी में उनको उनका एटॉमिक मॉडल भी दिखा। मे बी इट कैन हैपन। चलिए अब आते हैं दूसरे एटॉमिक मॉडल में जो कि काफी बेटर है, जे थॉमसन से रियलिस्टिक भी है। वो है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड की एक छोटी सी आपको एक कहानी बता देती हूँ। रदरफोर्ड जी जब ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे या फिर जब ये प्रूफ उन्होंने किया था, एटॉमिक मॉडल दे रहे थे, उस वक्त अल्फा पार्टिकल पे काफी एक्सपेरिमेंट हो रहा था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जेम्स चैडविक भी अल्फा पार्टिकल पे काम करते करते उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। तो यहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल पे ही काम हो रहा था और जे थॉमसन जी के पोस्टुलेट पे काम हो रहा था। तो जे थॉमसन जी का पोस्टुलेट क्या कहता है कि भाई एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं, हर जगह भरे पड़े हैं, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। तो इस बात के बेस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर उनके पोस्टुलेट को समझ पाएंगे। उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल रेडिएशन उन्होंने किया। अब ये अल्फा पार्टिकल रेडिएशन किससे होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लीजिए, पोलेनियम ले लीजिए, रेडियम ले लीजिए। तो उससे क्या है, रेडिएशन एमिट हो रही थी कंटिन्यूअसली, और ऐसे उन्होंने प्लेट्स लगा दिए जिनको उन्होंने कोट कर दिया जिंक सल्फाइड से। इफ यू रिमेम्बर जे थॉमसन जी ने भी आपके जिंक सल्फाइड स्क्रीन का इस्तेमाल किया था जिससे कैथोड रे का पता चला था, राइट? एनोड के पीछे वो ग्लो कर रहा था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो यहाँ पर भी ऐसे कोटेड उन्होंने मेटल शीट रख दिए और एक और मेटल शीट लिया जिसमें एक छेद ले लिया जिसमें से ये रेडिएशन अल्फा रेडिएशन इस छेद से पास होते हुए गिर किस में रहा है? गोल्ड फॉइल पे। उन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली और ये अल्फा रेडिएशन को उस पे गिराया और उसके चारों तरफ देखिए 360 डिग्री हर एंगल पे उन्होंने ZnS कोटेड मेटल डाल दिया। अब ऐसा करने पे क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन देखिए ज्यादातर जो रेस थे वो सीधे जाके टकराए और इस वजह से यहाँ के जो जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट्स थे इनमें हमको ग्लो देखने को मिला। कुछ क्या हुआ, साइड वाले में भी गए, और क्या हुआ, वेरी फ्यू यानी कि 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करने पर उनको मिला एक रे पीछे की तरफ, जिस पाथ से हमारा अल्फा रेडिएशन हिट किया था गोल्ड के मेटल को, उसी पाथ में बैक कर रहा है अल्फा पार्टिकल। तो ये चीज बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी था विथ रिस्पेक्ट टू जे थॉमसन मॉडल। अगर उनकी बात हम माने, इस मेटल शीट में एटम्स के भरे पड़े हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज भी ठूस ठूस के भरे पड़े हुए इधर उधर। अगर ऐसा है तो फिर ये इतने सारे रेस, देखिए इतने सारे रेस सीधे कैसे निकल गए? सीधा तभी जाएगा जब खाली जगह होगी। अगर सड़क खाली है
और आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो तो फुल स्पीड में ले जाओगे, धीरे धीरे तो नहीं लोगे। लेकिन अगर थोड़ी सी क्राउड हुई तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, इधर उधर से टर्न लेते हुए रास्ता निकालोगे, स्पीड को कम करोगे। लेकिन अगर आपका रास्ता ही ब्लॉक हो, किसी वजह से एमसीडी वाले ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, सीवेज का काम चल रहा है, सड़क ब्लॉक है, आप क्या करोगे, यू टर्न लोगे, पूरा बैक करोगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसमें कोई खाली जगह हो। लेकिन जे थॉमसन जी ने तो कहा कि नहीं, इसमें भरा हुआ होगा। यहाँ से ही जो कंट्राडिक्शन आया, यहाँ से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें क्या मिला, नया एटॉमिक मॉडल। तो आई होप ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, अगर आपको मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दूं, ये आपके जो गोल्ड के एटम है, राइट, गोल्ड एटम, और ये अल्फा रेडिएशंस आ रहे हैं। तो ज्यादातर अल्फा रेडिएशंस देखिए 1 2 3 4 5 6, इतने सारे, कितने आ रहे हैं, 6 7 8 9 आउट ऑफ 9 रेज 6 रेज क्या है, एकदम सीधे निकल रहे हैं। 2 रे देखिए थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनको सीधा आना चाहिए था, जैसे कि बाकी आ रहे थे वैसे ना आके थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक देखिए इस तरीके से पीछे डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक ही। इससे क्या समझ में आ रहा है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा है, खाली है। जैसे कि खाली सड़क जिसपे आप गाड़ी भगाते हो, तो एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, पूरी तरीके से खाली। एटम के बीचों बीच कुछ तो ऐसा भारी चीज है जिससे जब ये हेवी अल्फा पार्टिकल टकराता है साइड से, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हो, कोई आपको साइड से धक्का मारे तो थोड़ा हिल तो जाओगे ना, तो वही हुआ, अल्फा पार्टिकल जब पास हो रहा था तो साइड से कोई उसे एक हेवी पार्टिकल का प्रेजेंस फील हुआ, तो वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अगर वो हेवी पार्टिकल के फेस टू फेस अल्फा पार्टिकल आ गया तो वो क्या होगा, बाउंस बैक होगा। दीवार पे आप अगर बॉल को मारते हो तो बॉल क्या होता है, बाउंस बैक होता है, क्योंकि सामने उसके क्या है, ऑब्स्टिकल है। बट ये वाला केस क्या था, बहुत 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 कम था, मैक्सिमम क्या थे, आर पार जाने वाले थे। तो कंक्लूजन क्या मिला कि ज्यादातर एटम में जगह क्या है, खाली। एटम के बीचों बीच क्या है, कोई भारी सा कुछ है, समथिंग इज वेरी हेवी एंड हैव अ लॉट ऑफ मास, राइट। जिस चीज को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। पहली बार न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस में तो आपका कोई भारी चीज जरूर होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। इसका कंपैरिजन कैसा हो सकता है, जैसे कि आपने क्रिकेट का जो फील्ड होगा ना, क्रिकेट की फील्ड में जो क्रिकेट की बाउंड्री होती है, फील्ड की बाउंड्री, वो पूरी हो गई एटम, और उस क्रिकेट फील्ड में इस्तेमाल होने वाला जो क्रिकेट बॉल है वो हो गया न्यूक्लियस। नाउ यू कैन इमेजिन कि एक एटम में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। एक क्रिकेट का मैदान हो गया एटम, और एक क्रिकेट का बॉल हो गया एक छोटा न्यूक्लियस। लेकिन वो छोटा न्यूक्लियस इतना भारी होता है कि वो हीलियम के जो भी आपका न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो काफी भारी होता है, तो उसको भी बाउंस बैक कर सकता है, उसमें इतना मास होता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, एक बात पूछूं? रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल का ही फॉयल क्यों यूज किया? और भी तो कई मेटल थे, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, क्यों नहीं उनका यूज किया? एक अच्छा सवाल है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड के ही फॉयल क्यों यूज किए। भाई एल्युमिनियम कर सकते थे, सिल्वर कर सकते थे, आयरन कर सकते थे, कॉपर कर सकते थे, मेटल तो बहुत सारे हैं पीरियोडिक टेबल पे, बट व्हाई गोल्ड? देखिए, तो इसका जवाब देखिए, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। मैलिएबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप मेटल को फाइनेस्ट एंड थीनेस्ट शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो शीट जितनी पतली होगी उसमें उतने कम एटम्स होंगे, तो उसमें ऑब्जर्वेशन मेरा उतना ज्यादा एक्यूरेट आएगा, राइट। ऑब्जर्वेशन में
अर्नेस्ट रदरफोर्ड की टारगेट थी कि मैं 1000 एटम्स के ऊपर ही काम करूं। तो 1000 एटम के लिए मुझे क्या चाहिए, नियरली अगर 1000 एटम चाहिए और एटम्स तो छोटे होते, तो मुझे शीट जो चाहिए वो बहुत पतली चाहिए, और बहुत पतली सिर्फ पॉसिबल है गोल्ड में। तो इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज किया था। अब आते हैं रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल को पोस्टुलेट। Atom has a tiny positively charged central part known as nucleus. ये बात अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस को इंजेक्ट करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, रदरफोर्ड जी। Most of the volume of the atom is empty. Okay. Almost whole mass of an atom is in the nucleus. ये भी अभी हमको समझाया आपको। The size of the nucleus is much smaller than the size of atom. जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में न्यूक्लियस क्या होगा, क्रिकेट का बॉल। All the positive charges of the atoms are concentrated in the nucleus. सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस पे है। इसीलिए हीलियम का न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन भी करेंगे और एक दूसरे को बाउंस बैक भी करेंगे। ठीक है, बाकी जगह पे क्या होता, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस नेगेटिव होता तो अल्फा पार्टिकल क्या होता, अट्रैक्टेड होता टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो सारे जो रेज होते हैं हीलियम के, जो अल्फा पार्टिकल के, वो न्यूक्लियस के तरफ से गुजरते, बट ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ देम क्या हो गया, बाहर से इधर उधर से गुजर गए। सिर्फ एक 10,000 में से एक ऐसा आया केस जहां पे वो बाउंस बैक किया, और कुछ में डेविएट हुआ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। This conclude that nucleus is a positive charge. Electron revolve around the nucleus in an extra nuclear part and vary. चलो इस चीज को बताने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया था हमारे सोलर सिस्टम। जैसे मान लीजिए बीच वाला क्या हो गया, हमारा सन, और इसके चारों तरफ घूमने वाले हमारे प्लैनेट्स। तो उन्होंने कहा था एटम के बीच में जैसे न्यूक्लियस है, हमारे सोलर सिस्टम में जैसे सन है एकदम वैसा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सन के चारों तरफ कौन घूमता है, हमारे प्लैनेट्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात तो हमको जे थॉमसन ने भी कहा था कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल बी सेम। ये बात तो उन्होंने भी कही थी। Except electron, all the fundamental particles are present in the nucleus called nucleus. तो इलेक्ट्रॉन के अलावा बचा कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों हमें कहाँ मिलेंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड जी का पोस्टुलेट। ठीक है, अब आते हैं इनके ड्रॉबैक। इनकी भी कुछ कमी थी। तो देखिए एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब रदरफोर्ड के कॉन्टेम्पररी साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल जी का कहना था अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी रोटेट करेगा, घूमेगा, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो ये दूसरा बॉडी एक्सीलरेट होगा, और एक्सीलरेट होते हुए वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, और रेडिएट करते हुए एक टाइम ऐसा आएगा उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस पे धड़ाम से गिर जाएगा। तो फिर एटम की स्टेबिलिटी क्या हो गई, गायब हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, तो ये घूमते घूमते एक्सीलरेट हो रहा है, और एक्सीलरेट होते होते क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी रेडिएट हो रही है, एनर्जी खत्म हो रही है, तो एक टाइम पे आके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म। तो रदरफोर्ड जी का मॉडल यहाँ पे फेल हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए एक मैराथन रेसर, उसको बहुत खिलाया पिलाया गया, बहुत अच्छे से उसकी मतलब खिलाने पिलाने का काम किया गया, लेकिन फिर भी वो कितनी देर दौड़ेगा। एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है, जिसके बाद वो और दौड़ नहीं सकता, उसको रेस्ट चाहिए, कंटिन्यूअस वो दौड़ नहीं सकता, एनर्जी वो इसकी खत्म हो जाएगी। तो यही बात मैक्सवेल जी ने भी कही थी। तो ये थी उनकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक, राइट। और दूसरा था कि इन्होंने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपके जे थॉमसन जी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को लेकर उस वक्त काफी एक्सपेरिमेंट हो रहा था। हाइड्रोजन एटम के थ्रू जब लाइट पास किया गया और उस लाइट को जब प्रिज्म से पास किया गया, तो जो कलर्स हमें दिखे वो कलर्स क्यों दिखे, उसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। डोंट वरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैं अलग से क्लास लूंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो उसको भी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए,
तो ये थी उनकी ड्रॉबैक। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम से मिलता रहे। और आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको कोई होमवर्क दे नहीं रही हूँ क्योंकि ये काफी थ्योरेटिकल है, तो रिवीजन जरूर करते रहिएगा वरना चीजें माइंड से गायब हो जाएगा। तो थैंक यू very much for watching Reaction Tube by Shambhamitra Chakravarti. See you at next lecture of Atomic Structure.